A very very good afternoon to all my नादान परिंदों. कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून एवरीवन. अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो जल्दी से यस या थम्स अप दे दीजिए. आज हम फोटोसिंथेसिस के सेकंड लेक्चर पर आ गए हैं. बिल्कुल क्लियर है? मैं बिल्कुल अच्छी हूं. थैंक यू सो मच. आप लोग कैसे हैं? आई होप एकदम अच्छे से पढ़ाई चल रही है. कल का अर्ली एक्सपेरिमेंट्स सबने अच्छे से लर्न कर लिया है और गरबे में डांडिया में कोई समय बर्बाद नहीं कर रहा है. चलो क्या बात है. तो आइए स्टूडेंट्स, आज की क्लास को शुरू करने के पहले, आज बड़ी प्यारी क्लास होने वाली है, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है. हम अपना आशीर्वाद लेते हैं अपनी बायोलॉजी माता से. बिना आशीर्वाद के कुछ नहीं होता है. तो सबके चेहरे पे स्माइल, आंखों में चमक, दिल में फुल पॉजिटिविटी, उस स्टेथोस्कोप के नाम आशीर्वाद लेते हैं अपनी बायोलॉजी माता का, बायोलॉजी मैया का. बोलो बायोलॉजी मैया की जय हो. खूब खुशी खुशी पढ़ना है, आनंद से पढ़ना है, प्रेम से पढ़ना है और रेगुलर पढ़ना है. तो लास्ट क्लास के अंदर हमने अर्ली एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे. हमने बात की थी कि कैसे लाइट एंड ग्रीन पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, फिर कैसे CO2 इंपॉर्टेंट है, फिर कैसे जोसेफ प्रीस्ली ने बेल जार एक्सपेरिमेंट किया था, ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी 1770 एंड 1774 में. फिर कैसे एंजल मैन ने फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम एरोबिक बैक्टीरिया एल्गी ग्रीन क्लैडोफोरा लिया था. फिर कैसे जैन इंजन हाउस ने हाइड्रिला प्लांट, वाटर प्लांट को यूज करके बताया था कि ऑक्सीजन बबल सनलाइट में अराउंड ग्रीन पार्ट्स आते हैं. फिर कैसे कॉर्नेलियस वॉन नील ने कहा था कि नीला पानी होता है तो ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर, क्योंकि ब्लू ग्रीन, क्योंकि जो पर्पल सल्फर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है वो H2S यूज करते हैं, ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, हाइड्रोजन सोर्स, उनमें सल्फर या सल्फेट रिलीज होती है, ऑक्सीजन नहीं. रेडियो आइसोटोप से भी ये बात प्रूफ की गई थी. कितने स्टूडेंट्स को ये सारा कुछ याद आ रहा है? जरा मुझे बता दीजिए, एक थम्स अप दे दीजिए. जो मैंने अभी बोला वो काला अक्षर भैंस बराबर नहीं है, वो सब कुछ आपको रजिस्टर हुआ. इसके अलावा जूलियस वॉन सैक्स ने 1854 में बताया था कि सिंथेसिस शुगर का होता है, ग्लूकोज स्टोर स्टार्च के फॉर्म में होता है, और ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल स्पेशल बॉडीज में होता है, क्लोरोप्लास्ट. याद आ रहा है सबको? मैंने ऑलमोस्ट सारे साइंटिस्ट के नाम ले दिए हैं बेटा. कार्बन डाइऑक्साइड मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की OH सोक्ड कॉटन थी. सबको याद आ गए? छोटी छोटी टिप्स बताई थी, जैसे ए से एंजल मैन, ए से प्रिज्म लिया था, ए से एल्गी ग्रीन क्लैडोफोरा, और ए से एरोबिक बैक्टीरिया, और ए से एक्शन स्पेक्ट्रम पहला ब्लू एंड रेड में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है. जनवरी में इंजन में घर बनाया था जैन इंजन हाउस कि लाइट में अराउंड ग्रीन पार्ट्स फोटोसिंथेसिस होता है, ऑक्सीजन बबल्स रिलीज होते हैं. नीला नील नील नीला नीला पानी होता है, नीला तो ऑक्सीजन रिलीज होती है वाटर से, ये नील जी ने बताया था. क्या बात है, बहुत बढ़िया. फिर हमने बात की थी कि फोटोसिंथेसिस ग्रीन पार्ट्स में होता है, लीव्स एंड यंग स्टेम में, और उसके भी मीजोफिल टिश्यू में होता है, और उसके भी मीजोफिल सेल में होता है, और उसमें भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है. मैंने आपसे क्लोरोप्लास्ट रिवाइज करके आने को कहा था. कितने लोगों ने क्लोरोप्लास्ट रिवाइज करा है? जरा एक थम्स अप मुझे भेज दीजिए. फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं. चलो आओ एक लाइन लिखते हैं. लिखिए प्लीज. यूजुअली, अभी समझाऊंगी मैं. यूजुअली क्लोरोप्लास्ट, एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, क्लोरोप्लास्ट अलाइन themselves along wall of mesophyll cells so that they get optimum sunlight for photosynthesis. Optimum quantity of इंसिडेंट लाइट. एक बार लिखो, मैं अभी एक्सप्लेन करती हूं. एक बार लिखिए. देखिए, सपोज करिए कि ये मीजोफिल सेल है, मीसोफिल सेल, ये भी एक मीसोफिल सेल है. इसमें सेल वॉल होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, सैप वैक्यूल होगा, न्यूक्लियस होगा. मैं लेबल नहीं कर रही हूं दोबारा से.
अब बड़ा ध्यान से देखो बेटा, बड़ा ध्यान से, ये है क्लोरोप्लास्ट, सपोज ये है क्लोरोप्लास्ट, ऐसा, लाइक दिस। क्लोरोप्लास्ट वॉल के पास में है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में, ताकि ज्यादा से ज्यादा सनलाइट आए, उसे ट्रैप करे और फोटोसिंथेसिस हो। मैंने क्या कहा कि क्लोरोप्लास्ट जो है ये वॉल के पास में होंगे सेल की, ताकि ऑप्टिमम यानी मैक्सिमम सनलाइट फॉल कर सके, मैक्सिमम सनलाइट फॉल कर सके। अब स्टूडेंट्स एक बात समझो, यहां लाइट तो आ रही है, ये आ रही है सनलाइट, पर मान लीजिए कि अगर लो लाइट इंटेंसिटी है, बहुत ज्यादा लाइट नहीं है, तो मैं ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं इन्हें ऐसा मैंने अरेंज करा है ताकि काफी सारी लाइट इनके सरफेस पर आए। लेकिन अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा लाइट है, हाई लाइट इंटेंसिटी है, हाई, बहुत तीखी धूप है, ऐसा समझ लो, खतरनाक वाली गर्मी है, और अगर इतनी लाइट आएगी तो हो सकता है कि वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को ही डैमेज कर दे। अति हर चीज की बुरी है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, एवरीथिंग शुड बी इन बैलेंस। अगर हाई लाइट इंटेंसिटी है और क्लोरोप्लास्ट ऐसे अरेंज हुए तो हो सकता है एकदम से लाइट आने के कारण क्लोरोफिल मॉलिक्यूल काला हो जाए, ऐसा समझ लो, मर जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, डैमेज हो जाए। तो उस केस में क्लोरोप्लास्ट ऐसे अरेंज होते हैं, ऐसे ऐसे। अभी भी वॉल के पास है बेटा, पर देखो कैसे अरेंज है, ताकि वो जो सरफेस है जिस पर लाइट आएगी वो कम हो जाए। फिर से डिफरेंस देख लो, फिर से डिफरेंस देख लो। यहां पर इस पूरे पे सनलाइट पड़ेगी, इस पूरे एरिया में सनलाइट पड़ेगी, पर यहां पर इतने से पार्ट पे ही सनलाइट आएगी, इतने से ही पार्ट पे सनलाइट आएगी। तो एनसीईआरटी ने तो ये लाइन लिखकर हमसे क्वेश्चन पूछकर छोड़ दिया है, पर हम उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं कि जब लो लाइट है, लो लाइट, तो क्लोरोप्लास्ट ऐसा अरेंज्ड है ताकि इस पूरे पे सनलाइट आए अच्छे से, और जब हाई लाइट है तो क्लोरोप्लास्ट ऐसे अरेंज्ड है ताकि थोड़ी सी कम लाइट आए। यानी इसमें ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड है और इसमें वर्टिकली अरेंज्ड है। क्या सबको ये बात समझ में आ गई? तो यहां पर वर्टिकल अरेंजमेंट है, वर्टिकल, और यहां पर ट्रांसवर्स या टैंजेंशियल अरेंज्ड है, टैंजेंशियल, टैंजेंशियल। तो बिल्कुल इजी है बेटा, जब बहुत ज्यादा लाइट है तो वर्टिकल करो ताकि लाइट कम पड़े, नहीं तो बहुत ज्यादा लाइट से क्लोरोफिल मॉलिक्यूल डैमेज हो सकता है। और जब लो लाइट है तो ऐसा सरफेस करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, हो गया सबको क्लियर? आगे बढ़ जाऊं? चल, तो ये हमारा, अब हम सबने बना लिया, हो गया, थम्स अप भेज दो, हो गया। अब बेटा मैंने आपसे क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम कहा था रिवाइज करके आने को, आओ चलो एक बार बनाते हैं क्लास में। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन था, डबल मेम्ब्रेन। तो ये है सपोज आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। बनाइए प्लीज मेरे साथ एक बार, बनाओ 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 सब लोग। तो ये है आउटर मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट की, ये है इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। और बेटा दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, इन बिटवीन बोथ मेम्ब्रेन, जो स्पेस है, इस स्पेस की बात कर रहे हैं अपन, इस स्पेस की बात कर रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसे माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहा था और क्लोरोप्लास्ट के अंदर इसे पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहा था। या टू मेम्ब्रेन के बीच में है तो इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। तो आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। ठीक है, अब
ऐसे स्ट्रक्चर्स हमने बनाए थे, ऐसे। ये एक है थाइलाकॉइड और इसकी गठरी, ढेरी, पाइल को हमने ग्रैनम कहा था। याद आ रहा है? आई होप आप लोग पढ़कर आए हैं स्टूडेंट्स। मैंने आपसे कहा था रिवाइज करके आना। मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, ये एक थाइलाकॉइड है। दिस वन इज थाइलाकॉइड, थैले जैसा थाइलाकॉइड। और ये जो पूरी पाइल है, स्टैक है, इसे हमने ग्रैनम कहा था, ग्रैनम। और इन्हें जो कनेक्ट कर रहे थे, कनेक्ट, इसे हमने स्ट्रोमल लैमिली कहा था। दिस इज द स्ट्रोमल लैमिली कनेक्टिंग टू ग्रैना, स्ट्रोमल लैमिली। इन सब के अंदर मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन। ये है मेम्ब्रेन, ये पार्ट, ये पार्ट, ये मेम्ब्रेन पार्ट है बेटा, ये सारा, ये पूरा, ये मेम्ब्रेन है। ऐसे ही यहां पर भी मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन है। यानी थाइलाकॉइड के अंदर या ग्रैनम के अंदर एंड स्ट्रोमल लैमिली के अंदर ये मेम्ब्रेनस पार्ट है, मेम्ब्रेनस पार्ट। याद आ रहा है सबको? ये मेम्ब्रेनस पार्ट है। और ये जो सारा बचा, ये सारा, ये, इसे हमने स्ट्रोमा कहा था, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा। तो एक मेम्ब्रेनस पार्ट है और ये स्ट्रोमा है। इसी स्ट्रोमा के अंदर राइबोसोम्स हैं, 70S राइबोसोम्स। इसी स्ट्रोमा के अंदर न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए है। याद आ रहा है सबको? स्ट्रोमा के अंदर 70S राइबोसोम्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स के अंदर थे, ऐसे ही यहां पे सिंगल, सर्कुलर, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ये सब बिल्कुल बैक्टीरिया की तरह, राइबोसोम बैक्टीरिया की तरह डीएनए है। स्ट्रोमा के अंदर ही CO2 से कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज, फूड बनेगा, कार्बोहाइड्रेट या फूड बनेगा। और फिर इसी ग्लूकोज से स्टार्च बनेगा, स्टार्च, इसी स्ट्रोमा के अंदर। या ग्लूकोज अगर एक्स्ट्रा है तो फैट लिपिड में चेंज होकर यहीं स्टोर होगा। तो इसी स्ट्रोमा के अंदर स्टार्च ग्रैन्यूल्स हैं, इसी स्ट्रोमा के अंदर लिपिड या ऑयल की ड्रॉपलेट्स हैं। ये सब ग्लूकोज से फॉर्म हुआ है। बेटा CO2 से कार्बोहाइड्रेट बनने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स चाहिए। एक एंजाइम हमने पढ़ा भी था, रुबिस्को, हम डिटेल में बात करेंगे। ये CO2 कहां से आएगी? लीफ के अंदर जो एपिडर्मिस में स्टोमेटा है, एटमॉस्फेयर से स्टोमेटा के थ्रू ये मीजोफिल टिश्यू के, मीजोफिल सेल के अंदर एंटर करेगी और सेल के बाद ये क्लोरोप्लास्ट में आ जाएगी। यानी ये जो CO2 आ रही है, दिस इज फ्रॉम एटमॉस्फेयर, फ्रॉम एटमॉस्फेयर, फ्रॉम एटमॉस्फेयर। अगर CO2 से C6H12O6 बनाना है तो कार्बन तो यहां से आ जाएगा, 6 CO2 आ जाएंगे, ऑक्सीजन भी आ जाएगा, पर हाइड्रोजन चाहिए और सन की एनर्जी भी चाहिए, तभी कार्बन कार्बन बॉन्ड्स बनेंगे। बेटा मैं धीरे धीरे इस चैप्टर में पढ़ाऊंगी कि जो सन की एनर्जी है उससे हम ATP बनाएंगे। ये जो मेम्ब्रेन वाला पार्ट है बेटा, मेम्ब्रेन वाला पार्ट, ये ATP बनाएगा, ATP मैं सिखाऊंगी। तो सन की एनर्जी ATP में आ गई। दूसरा, उसी सन की एनर्जी से हम वाटर को तोड़ेंगे, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। और जो हाइड्रोजन है, मैं सिखाऊंगी सब, वो अभी डायरेक्ट CO2 को नहीं दिया, पहले हमने उसे NADP को दिया। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में NAD, FAD को हाइड्रोजन देते थे, यहां NADP को देते हैं। याद रखने का तरीका, P से फोटोसिंथेसिस, तो ये फोटोसिंथेसिस वाला है।
उसे हाइड्रोजन देंगे पानी वाला तो बनेगा NADPH2। NADPH2। बेटा बड़ा ध्यान से सुनो, अभी सब धीरे धीरे पढ़ाऊंगी डिटेल में। जैसे ही सन की लाइट आई, इस मेम्ब्रेनस पार्ट के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, उन पिगमेंट्स ने इस लाइट को एब्जॉर्ब किया, उस लाइट की एनर्जी से एटीपी बनाई और वाटर को तोड़ा। वाटर को तोड़ा तो ऑक्सीजन निकली और हाइड्रोजन निकला। हाइड्रोजन को NADP को दिया तो NADPH2 बन गया। तो वाटर वाला हाइड्रोजन NADPH2 के अंदर आ गया और सन की एनर्जी ATP के अंदर आ गई। अब ये दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं, ये दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं, ये CO2 के साथ मिलेंगे। यानी CO2 को जो हाइड्रोजन चाहिए, जो वाटर से लास्ट क्लास में हमने कहा था, वो हाइड्रोजन NADPH2 के पास आ गया है और अब वो CO2 को मिल जाएगा। और कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड्स बनाने हैं, सन की एनर्जी वो ATP में आ गई है। यानी ATP, NADPH2, CO2 अब मिलकर बनेगा एक्चुअली खाना। तो ATP, NADPH2, CO2 अब मिलकर बनेगा खाना। और इसके लिए एंजाइम्स भी लगेंगे, वो एंजाइम स्ट्रोमा में है। ये जो ऑक्सीजन निकली है वाटर के टूटने से, ये रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर, क्योंकि ये तो बाय प्रोडक्ट है, लास्ट क्लास में पढ़ा था। ऑक्सीजन रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा, या वो सेल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ले लेगा रेस्पिरेशन के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन हो रहा है, जो CO2 रिलीज हो रही है वो क्लोरोप्लास्ट यूज कर लेगा, और क्लोरोप्लास्ट से जो O2 रिलीज हो रहा है वो माइटोकॉन्ड्रिया यूज कर लेगी। ठीक है, तो CO2 प्लस ATP प्लस NADPH2, इससे खाना बना। मोटा मोटा समझ में आ रहा है बेटा? सब समझाऊंगी अभी डिटेल में, अभी मोटा मोटा समझो। अभी मैंने सिर्फ जितना बोला उतना समझ में आ गया तो एक थम्स अप भेजो। मैंने आपसे कहा कि सन की एनर्जी से मैंने ATP बनाई। ATP वो फॉस्फेट का बॉन्ड, उसके अंदर सन की एनर्जी डाल दी। सन की एनर्जी से ही मैंने वाटर को तोड़ा, ऑक्सीजन हवा में भेज दिया, हाइड्रोजन बचा। उस हाइड्रोजन को NADP को देकर NADPH2 बना लिया। अब इन दोनों को मैंने स्ट्रोमा में भेज दिया। ये सब अभी मेम्ब्रेन पार्ट में हो रहा था जहां सनलाइट एब्जॉर्ब की थी, इन्हें मैंने स्ट्रोमा में भेज दिया। स्ट्रोमा में एटमॉस्फेयर से CO2 आई है। CO2 के पास कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन उसे NADPH2 से मिल जाएगा जिसमें वाटर से आया है, और एनर्जी उसे ATP से मिल जाएगी जो सन से आई है, और वो खाना बना लेगा। कल यही तो सीखा था, CO2, वाटर वाली हाइड्रोजन, सनलाइट, इससे खाना बन जाता है। यही तो सीखा था बेटा। बड़ा ध्यान से सुनो, ये जो मेम्ब्रेन पार्ट के अंदर सनलाइट एब्जॉर्ब हुई, ATP फॉर्म हुई, NADPH2 फॉर्म हुआ, वाटर टूटा, ऑक्सीजन निकली, इसे लाइट रिएक्शन कहते हैं। तो मेम्ब्रेनस पार्ट में होगी लाइट रिएक्शन, हम सब सीखेंगे, हम अभी सब लिखेंगे लाइट रिएक्शन। ये सब लाइट रिएक्शन कहलाता है। और फाइनली जो खाना बनेगा, ATP, NADPH2, CO2, इन्हें यूज करके उसे कहते हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन। तो स्ट्रोमा के अंदर होगी डार्क रिएक्शन और मेम्ब्रेन वाले पार्ट में होगी डार्क रिएक्शन। हम ये सब अभी डिटेल में धीरे धीरे समझेंगे, यही तो पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। मजे आ रहे हैं? अब एक एरिया हमने और सीखा था, ये इसे क्या कहा था जरा चैट बॉक्स में लिख के भेजो। ये मैं ये नहीं कह रही हूं, ये तो स्ट्रोमा है बाहर का, मैं थाइलाकॉइड के अंदर बात कर रही हूं। ये तो मेम्ब्रेन पार्ट है, इसके अंदर क्या कहा था इसे हमने? अगर आपको याद हो, इसे हमने कहा था ल्यूमन। ल्यूमन बिल्कुल सही है। इतना क्लियर है सबको?
चलो बना लिया सबने, आ जाओ नेक्स्ट पेज ले लो बेटा, नेक्स्ट पेज लो और मेरे साथ लिखो। इन्हीं बातों को अब हम लिखते हैं, प्लीज लिखिए। मेम्ब्रेनस पार्ट, मेम्ब्रेनस पार्ट, मेम्ब्रेनस पार्ट में बेटा पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं। हम पढ़ेंगे अभी कौन कौन से पिगमेंट्स हैं, अभी के लिए क्लोरोफिल समझ लो। सो पिगमेंट्स इसी मेम्ब्रेनस पार्ट में बेटा, पिगमेंट्स स्ट्रोमा में नहीं है, पिगमेंट्स ल्यूमन में नहीं है। नाउ ये पिगमेंट्स सनलाइट को ट्रैप करेंगे, यही सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, यही फिर इसी सनलाइट को यूज करके पानी को तोड़ेंगे, वाटर की स्प्लिटिंग करेंगे, स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग। और जब पानी टूटेगा बेटा तो ऑक्सीजन रिलीज होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा। और पानी का जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, उसको NADP को देंगे और NADPH2 फॉर्म कर देंगे। अब आप इसे NADPH2 बोलो या NADPH प्लस H प्लस बोलो, यानी यहां पर NADP को बुलाएंगे और उसका रिडक्शन करेंगे, रिड्यूस्ड टू NADPH2। जैसे हमने रेस्पिरेशन में NAD को रिड्यूस करके NADH2 बनाया था। इसके अलावा सन की एनर्जी से हम ATP भी फॉर्म करेंगे, ATP फॉर्मेशन। ATP में बेटा आप जानते हो जो 2 फॉस्फेट हैं आखिरी वाले, उनमें बहुत हाई एनर्जी होती है, यानी ATP जो है, ATP जो है ये हाई एनर्जी कंपाउंड है, हाई एनर्जी कंपाउंड। यानी कोई पूछे लाइट रिएक्शन में क्या क्या होता है, तो लाइट रिएक्शन में लाइट ट्रैप होती है, उससे वाटर तोड़ते हैं, ऑक्सीजन रिलीज होती है, वाटर में से हाइड्रोजन निकलता है, उसको NADP को देकर NADPH2 बनाते हैं और ATP बनाते हैं। ये सब कैसे बनता है वो नहीं पढ़ाया अभी मैंने, वो नहीं पढ़ाया आपको बेटा, वो नहीं पढ़ाया है। अब इस पूरे को हम लाइट रिएक्शन कहते हैं। तो मेम्ब्रेनस पार्ट में लाइट रिएक्शन हो रही है क्योंकि यहां पे लाइट आ रही है सन की और वो एब्जॉर्ब हो रही है, ट्रैप हो रही है, लाइट रिएक्शन। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, तो क्या कहोगे? लाइट रिएक्शन से हमें क्या क्या मिलता है? व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन? बोलिए, सिर्फ प्रोडक्ट्स पूछ रही हूं। एक तो वाटर टूटने से ऑक्सीजन मिला, एक वाटर के हाइड्रोजन NADP में ऐड किया तो NADPH2 मिला, और एक सनलाइट से ATP बनाई, यानी ATP, NADPH2 एंड ऑक्सीजन। ये हैं बाय प्रोडक्ट्स, ऑक्सीजन। प्रोडक्ट्स, नॉट बाय प्रोडक्ट्स, 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 है ना? क्लियर है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, बड़ा ध्यान से सुनना, बड़ा ध्यान से सुनो। ये जो NADPH2 है ये अपना हाइड्रोजन CO2 को देगा ताकि ग्लूकोज बने। क्या मैं ये बोल सकती हूं ये CO2 को रिड्यूस करवा रहा है? यानी ये रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन है, इट विल गिव इट्स हाइड्रोजन टू CO2 ताकि CO2 में हाइड्रोजन ऐड होगा, CO2 का रिडक्शन होगा और ग्लूकोज बनेगा। यानी ये खुद है रिड्यूसिंग पावर या रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग पावर या रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूस करेगा CO2 को, इसीलिए। क्लियर हो गया? चलो आओ, तो ये तो मेम्ब्रेनस पार्ट की कहानी हो गई। अब जरा स्ट्रोमा की बात लिख लेते हैं। बेटा लिख लिया सबने? तो एक बार यस या थम्स अप कर दो। हाँ बाय प्रोडक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऐसा लिख देती हूं, रुको।
These two used further in dark reaction. इन दो को हम डार्क रिएक्शन में यूज करेंगे खाना बनाने के लिए, और ये बाय प्रोडक्ट है जो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा, रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर। खुश, हैप्पी? इसका आगे फोटोसिंथेसिस में काम नहीं है बेटा, ऑक्सीजन का। आगे जो काम पड़ेगा वो इनका होगा, इनका होगा, ये यूज फर्दर होंगे। ठीक है, लिख लो। चलो अब आ जाओ जरा हम स्ट्रोमा की बात कर लेते हैं। स्ट्रोमा, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा में CO2 में हाइड्रोजन ऐड करेंगे, यानी CO2 को रिड्यूस करके खाना बनाएंगे। बिल्कुल क्लियर है? ग्लूकोज या फूड, कुछ भी बोलो बेटा। यहां पर एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी, सो एंजाइमेटिक रिएक्शंस होंगी। ये हम देखेंगे, मेन एंजाइम रुबिस्को होगा, बहुत ही बेवफा एंजाइम है ये। एंजाइमेटिक रिएक्शंस यानी बेसिकली यहां पर CO2 से ग्लूकोज बनेगा और एंजाइम्स यूज होंगे, स्ट्रोमा के एंजाइम्स, स्ट्रोमल एंजाइम्स, और साथ में ATP यूज होगी और हाइड्रोजन देगा NADPH2, यानी प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन के 2 प्रोडक्ट्स जो हैं वो डार्क रिएक्शन में यूज होंगे। अभी धीरे धीरे सब समझ में आएगा, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। यानी स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि स्ट्रोमा के अंदर होती है डार्क रिएक्शन। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसे कार्बन फिक्सेशन भी कहते हैं, कार्बन फिक्सेशन। बेटा कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहे हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बना रहे हैं, तो कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन। अब बहुत ध्यान से सुनो, अगर मान लो मैं लगातार एक पेड़ को अंधेरे में रख दूं, डार्क में, तो क्या डार्क रिएक्शन हो जाएगी? क्योंकि हम तो डार्क रिएक्शन बोल रहे हैं। तो क्या CO2 से ग्लूकोज बन जाएगा? यस या नो? जरा चैट में लिखकर भेजो, यस या नो। सोचो 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 सोचो, रटना नहीं है। ये जो डार्क रिएक्शन वर्ड है, टर्म है, इज अ, नहीं, पहले लाइट देनी पड़ेगी। जब लाइट दोगे तभी ATP NADPH2 फॉर्म होगा, तभी CO2 से ग्लूकोज बनेगा। यानी एक्चुअली ये डार्क में नहीं हो रही है, इसे भी लाइट की जरूरत है, पर इनडायरेक्टली जरूरत है, इनडायरेक्टली बट जरूरत है। अगर मैंने लाइट पूरी बंद कर दी तो लाइट रिएक्शन ही नहीं होगी, ATP नहीं बनेगा, NADPH2 नहीं बनेगा, तो खाना नहीं बनेगा। सो इट इज अ मिसनॉमर। ये नाम गलत है, तभी तो बाद में इसका नाम चेंज कर दिया, मिसनॉमर। नॉमर मतलब नेम, मिस मतलब ये गलत नाम है। डार्क वर्ड गलत है, एज इट डज नॉट अकर इन डार्क, इट इज डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। अगर लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स नहीं होंगे तो डार्क रिएक्शन नहीं होगी बेटा, यानी इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट, इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट। लाइट रिएक्शन डायरेक्टली डिपेंडेंट है और डार्क रिएक्शन इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। अगर लाइट नहीं होगी तो लाइट रिएक्शन नहीं होगी, ATP फॉर्म नहीं होगा, NADPH2 फॉर्म नहीं होगा, तो CO2 से खाना भी नहीं बनेगा। तो पहले डार्क रिएक्शन बोल देते थे, बट एक्चुअली अब हम डार्क रिएक्शन इसे नहीं कहते हैं, बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन।
यहां तक सबको समझ में आ गया? मुझे यस या थम्स अप दे दो। यानी हम देख सकते हैं कि बिल्कुल काम बांटा हुआ है। ऐसा नहीं है कि कभी स्ट्रोमा लाइट रिएक्शन करने लग गया, कभी थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन डार्क रिएक्शन करने लग गई, खाना बनाने लग गई। नहीं, स्ट्रोमा में ही एंजाइम्स हैं जो CO2 से फूड बनाएंगे। थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में ही वो पिगमेंट्स हैं जो लाइट एब्जॉर्ब करेंगे। क्लियर डिविजन ऑफ लेबर है, कौन क्या काम करेगा। सो देर इज क्लियर कट डिविजन ऑफ लेबर, क्लियर कट डिविजन ऑफ लेबर, लेबर मतलब वर्क, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये लाइन हमने वहां भी लिखी थी स्टूडेंट, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में क्लियर कट डिविजन ऑफ लेबर है डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। मैंने आपको एक छोटी सी टिप भी दी थी, डॉक्टर साहब। जी हाँ, आप सब बनने वाले हैं डॉक्टर साहब। गांव वाले बोलते हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, और वैसे यहाँ पे डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर DR मतलब डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। DR मतलब डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। DR मतलब डार्क रिएक्शन। S मतलब स्ट्रोमा में होती है। वैसे तो अपन इतनी बार पढ़ेंगे कि रट जाएगा, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। हो गया? डन? चलिए देखिए स्टूडेंट्स, ये है एनसीईआरटी का डायग्राम। मैंने पूरा डायग्राम आपको बनवा दिया है, तो मैं अब इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूं। ये भी मैंने आपको एक एक वर्ड बता दिया है, पूरा एनसीईआरटी। ठीक है, इसे कार्बन फिक्सेशन या कार्बन रिएक्शन भी कह देते हैं, क्योंकि यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनेगा। अब आइए हम थोड़ी सी बात इन पिगमेंट्स की करते हैं। फिर हम ATP बनाना सीखेंगे, NADPH2 बनाना सीखेंगे, फिर हम CO2 से खाना बनाना सीखेंगे। हम सब कुछ धीरे धीरे करेंगे। तो चलिए आइए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। पहले मुझे बहुत ध्यान से सुनो। बेसिकली जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है या ग्राना की मेम्ब्रेन है और स्ट्रोमल लैमेली की मेम्ब्रेन है, ये उनके अंदर कुछ प्रोटीन्स हैं। इन प्रोटीन्स के पास एक प्रॉपर्टी है कि ये सन की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, पर पर्टिकुलर पिगमेंट पर्टिकुलर स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अब बहुत ध्यान से सुनना, अगर मान लो कोई एक ही टाइप का पिगमेंट होता और मान लो वो 400 से 500 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करता, तो बेटा जो बाकी की लाइट है 500 से लेके 700 नैनोमीटर तक, वो तो वेस्ट हो जाती, वो तो एब्जॉर्ब होती ही नहीं, उससे खाना बनता नहीं, फोटोसिंथेसिस होता नहीं। इसीलिए डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सनलाइट को यूज कर सके। तो आखिर ये है क्या? दे आर सब्सटेंसेस, दे आर सब्सटेंसेस। बेसिकली ये प्रोटीन्स हैं बेटा, प्रोटीन्स दैट हैव द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब, with ability to absorb or trap sunlight at a specific wavelength, at a specific wavelength। ऐसा नहीं है कि कोई भी पिगमेंट किसी भी वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये प्रोटीन्स हैं जो स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब साइंटिस्ट ये देखना चाहते थे कि कौन कौन से पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। स्टूडेंट्स बड़ा ध्यान से सुनिएगा, एक पेपर आता है, बड़ा ध्यान से सुनना, एक पेपर आता है जिसे बोलते हैं क्रोमैटोग्राफिक पेपर। बड़ा ध्यान से सुनो, नाम ही है क्रोमैटो, क्रोमा मतलब कलर। इस पेपर की खासियत ऐसा समझ लो ब्लॉटिंग पेपर जैसा है, उस पे इंक डालते हैं तो इंक एब्जॉर्ब होके फैल जाती है।
ऐसे ही इस पेपर को आप जिस भी सॉल्यूशन में डालोगे ये उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और उस सॉल्यूशन के अंदर फिर जो जो भी कलर्स हैं वो कलर्स दिखने लगते हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, बड़ा ध्यान से देखो, बनाओ। उन्होंने एक कंटेनर लिया, इसके अंदर कोई एक सॉल्वेंट भर दिया और एक क्रोमैटोग्राफिक पेपर रख दिया। ये है सपोज वो पेपर, ठीक है। ये एक सॉल्वेंट ले लिया उन्होंने, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अपने को सॉल्वेंट की डिटेल में नहीं जाना है, नेचुरल सी बात है, ये पेपर इस सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब करेगा। भाई सिंपल सा ऑस्मोसिस, यहां सॉल्वेंट ज्यादा है कंटेनर बीकर के अंदर, पेपर में कम है तो पेपर एब्जॉर्ब करेगा। अब हमने क्या किया, एक लीफ, एक पत्ती ली, उसको अच्छे से पीस दिया, पेसल एंड मोटाल, वो जो अपना सिलबट्टा है उस पर पीस दिया, और उस लीफ के पीसे हुए पार्ट को मैंने यहां रख दिया। ये अब जब ये सॉल्वेंट इस लीफ के पिसे हुए पार्ट्स, क्रश्ड पार्ट से होके गुजरेगा, तो इस लीफ के अंदर जितने डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर बैंड्स के फॉर्म में हमें दिखेंगे। साइंटिस्ट को क्या दिखा, साइंटिस्ट को एक ब्राइट ग्रीन कलर का बैंड दिखा, ब्राइट ग्रीन, ब्लू ग्रीन। एक ग्रीन येलो जैसा दिखा, ग्रीन येलो। एक तो दिखा एकदम ब्राइट ग्रीन, एक दिखा ग्रीन येलो, फिर एक दिखा जो थोड़ा येलो ऑरेंज टाइप का था, येलो ऑरेंज टाइप का था, और फिर एक दिखा जो पूरा येलो था। इसमें थोड़ा ग्रीन भी था बेटा, इसमें हल्का हल्का ग्रीन भी था, ग्रीन और येलो का मिक्स था। ये पूरा डार्क ग्रीन था, ऐसा बना देती हूं, डार्क ग्रीन, ब्राइट ग्रीन। मैंने क्या किया है, मैंने एक लीफ के अंदर जितने पिगमेंट्स हैं उन्हें क्रोमैटोग्राफिक पेपर की हेल्प से सेपरेट करके देखा है, ठीक है। यानी मैंने क्या किया है, मैंने क्रोमैटोग्राफिक सेपरेशन किया है, क्रोमैटोग्राफिक सेपरेशन ऑफ different pigments in a leaf। एक लीफ के अंदर जो डिफरेंट पिगमेंट्स हैं वो साइंटिस्ट स्टडी करना चाह रहे थे, तो क्रोमैटोग्राफिक पेपर की हेल्प से ये काम उन्होंने किया। नाउ ये जो पहला मिला है बेटा, ये है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए। ये जो मिला है ये है क्लोरोफिल बी, ये मिला है कैरोटीनॉइड्स, और ये है ज़ैंथोफिल। अभी ऐसी मजेदार ट्रिक से याद कराऊंगी, आप पूरी जिंदगी में नहीं भूलोगे। क्लोरोफिल ए कैसा मिला है, मैं लिखती हूं यहां पर, ब्राइट ग्रीन या ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन। क्लोरोफिल बी जो मिला है वो मिला है ग्रीन येलो। बेटा इस समय मैं अपने दिमाग में ट्रिक लगाकर लिख रही हूं, ये मिला है येलो और ये मिला है येलो से लेकर येलो ऑरेंज शेड का, येलो ऑरेंज, येलो ऑरेंज। अब इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मैच द कॉलम भी आ सकता है। अब इसे कैसे याद रखें मैं आपको ट्रिक बताती हूं। देखो ए बी ये क्लोरोफिल है और सी से हो गया कैरोटीनॉइड, ए बी सी, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स, और फिर ये एक्स ज़ैंथोफिल, ठीक है। चलो मैं आपको एक ट्रिक देती हूं। अब कमेंट में ये मत लिखने लग जाना मैम ट्रिक नहीं, जिसको ट्रिक हेल्प करे ट्रिक यूज करना। मैं तो अभी भी ट्रिक से ही यहां लिख रही थी, फर्क इतना है मैं इतनी जल्दी ट्रिक दिमाग में चला रही थी एक्सपीरियंस के कारण, रिपीटेड रिविजन्स के कारण, कि शायद आपको ऐसा लग रहा हो कि मैम की तो टिप्स पर है। देखो बेटा आप सब जानते हो कि इंद्रधनुष का रंग है विबग्योर। देखो ब्लू ग्रीन या ब्राइट ग्रीन, क्लोरोफिल ए हो गया। अब इसे ब्लू ग्रीन भी पढ़ सकते हो और ब्राइट ग्रीन भी पढ़ सकते हो, है ना। तो ब्लू ग्रीन
या ब्राइट ग्रीन? बीजी। अब देखो ग्रीन येलो, ये नेक्स्ट हो गया क्लोरोफिल बी। ये देखो ग्रीन येलो, और नेक्स्ट अगला येलो ऑरेंज, ये हो गया कैरोटीनॉइड। येलो ऑरेंज, ये देख लो येलो ऑरेंज। और इसे याद रख लेना, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मजे आ गए? विबग्योर ब्लू ग्रीन, ग्रीन येलो, येलो ऑरेंज, ब्लू ग्रीन, ग्रीन येलो, येलो ऑरेंज। ए बी सी, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मजे आ गए? तो जल्दी से अपने ढेर सारे दिल मुझे दे दो, फिर हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे। हो गया? डन? चल, अब स्टूडेंट्स इनमें से जो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए, ये यूनिवर्सल पिगमेंट है। आपको याद है जब मैंने प्लांट किंगडम पढ़ाया था और मैंने आपको एल्गी पढ़ाया था, लिखना मत, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, तो मैंने कहा था ए तो सब में है और फिर मैंने इसे बी सी डी लिख दिया था। यानी ए सारे ग्रीन प्लांट्स में, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सब में क्लोरोफिल ए है। ये बेटा मेन पिगमेंट है, चीफ पिगमेंट यही होता है, चीफ पिगमेंट यही है। और बाकी के जो क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स और ज़ैंथोफिल्स हैं, ज़ैंथोफिल्स, इन्हें बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं इन्हें बोलते हैं एसेसरी पिगमेंट्स, एसेसरी पिगमेंट्स। एसेसरी मतलब हेल्पिंग पिगमेंट्स हैं ये। अब इसका क्या मतलब है अभी हम समझते हैं। तो ये तो चीफ है, ए चीफ है, और बाकी बी, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल एसेसरी पिगमेंट्स हैं। एसेसरी का क्या मतलब है समझो भाई। क्लोरोफिल ए मान लो ये वाली वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, तो बाकी जो बी है, कैरोटीनॉइड है, ज़ैंथोफिल है, वो और वेवलेंथ एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल ए को दे देंगे। यानी हम ज्यादा वेवलेंथ ऑफ लाइट को यूज कर सकते हैं। तो व्हाट इज द रोल ऑफ एसेसरी पिगमेंट्स? पिगमेंट्स, एसेसरी पिगमेंट्स, व्हाट इज द रोल? एक रोल तो मैंने अभी अभी आपको बताया, दे इनेबल वाइडर रेंज, दे हेल्प अस, दे इनेबल अस नहीं, मतलब हम तो जानवर है, पेड़ की बात हो रही है। दे इनेबल वाइड रेंज ऑफ wavelength of light, wavelength of light to be utilized for photosynthesis, to be utilized for photosynthesis। फोटोसिंथेसिस के लिए हम मोर एंड मोर वेवलेंथ ऑफ लाइट्स को यूज कर सके, वाइड रेंज को यूज कर सके, तो ये डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करेंगे जिन्हें क्लोरोफिल ए कैन नॉट एब्जॉर्ब। एंड नंबर 2, स्टूडेंट्स अगर एक साथ सारी लाइट क्लोरोफिल ए पर पड़ती तो वो डैमेज हो जाता। ऐसा समझ लो अगर अपन तेज धूप में निकल जाए तो अपने को सन बर्न हो जाएंगे, अपनी स्किन टैन हो जाएगी। तो ये लाइट एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल ए को दे रहे हैं, यानी ये क्लोरोफिल ए को डायरेक्ट लाइट से डैमेज होने से भी बचाते हैं, या कहें हम फोटो ऑक्सीडेशन ना हो जाए। बेटा प्रोटीन है ना, इसके बॉन्ड्स डैमेज हो जाते, क्लोरोफिल ए डैमेज हो जाता, दे प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए, दे प्रोटेक्ट, क्योंकि वो चीफ पिगमेंट है। क्यों है चीफ अभी समझ आएगा, फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। आप तो ऐसा समझ लो एकदम से बहुत तेज लाइट पड़ने से कहीं क्लोरोफिल ए डैमेज ना हो जाए, ये उसकी रक्षा भी करते हैं, प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए। यहां तक सबने लिख लिया?
चलो हो गया। अब ये कैसे दिखते हैं, आओ समझते हैं ये कैसे रहते हैं। बेटा हमेशा एक क्लोरोफिल ए और बाकी के बी, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल, इनका एक ग्रुप बन के रहता है। उस पूरे ग्रुप को फोटोसिस्टम कहते हैं। अभी सब समझ में आएगा। फोटोसिस्टम, फोटोसिस्टम मतलब ऐसा समझो कि ये मान लो एक क्लोरोफिल ए है, ये मेन पिगमेंट है। मेन का क्या मतलब है, थोड़ी सी देर में अभी समझ आएगा। और ये मान लो इसके साथ क्लोरोफिल बी, जो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। देन कैरोटीनॉइड्स, देन लेट्स से ज़ैंथोफिल्स, ये सब पिगमेंट्स हैं। ये सब सन की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं बेटा। ये सब सन है हमारा, ये सन से लाइट आ रही है, ये लाइट इन सब पर पड़ रही है। इसे मैं लिख देती हूं ए, दिस इज क्लोरोफिल ए। ये हो गया क्लोरोफिल बी, ये हो गए कैरोटीनॉइड्स, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, और ये हो गए मान लो ज़ैंथोफिल्स। सब डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और अल्टीमेटली बेटा, अल्टीमेटली सब ये लाइट जो है अल्टीमेटली सब क्लोरोफिल ए को दे देंगे। ये सब अल्टीमेटली क्लोरोफिल ए को दे देंगे, क्लोरोफिल ए को पहुंचा देंगे। ये जो एक क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है, ये वाला, ये मेन मॉलिक्यूल है। इन सब की मां है, ये सब बच्चे हैं, ये सब अपनी इनकम, अपना पैसा अपनी मां को दे रहे हैं। इसे बोलते हैं बेटा रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर क्यों कहते हैं अभी समझ आएगा। और बाकी ये जितने भी साथ में है, ऐसा समझ लो ये मेन टीवी है और ये टीवी का एंटीना है। आपको तो याद नहीं होगा, आपके टाइम तो अब स्मार्ट टीवी एलईडीज आ गए, वरना हम जब छोटे थे तो बॉक्स टीवी आता था और छत पर एंटीना लगता था। और जब टीवी खराब आता था, मच्छर आने लग जाते थे, खराब आता था, तो घर के सबसे छोटे बच्चे को छत पे भेजा जाता था और फिर वो वहां से चिल्ला चिल्ला के एंटीना सेट करके पूछता था। वो खिड़की होती थी नीचे, हुआ, अरे नहीं हुआ अभी, अब हुआ, नहीं हुआ अभी, ऐसे। तो ये सारे जितने भी एसेसरी पिगमेंट्स हैं, एसेसरी पिगमेंट्स, इन्हें एंटीना कहते हैं। एसेसरी पिगमेंट्स को ही एंटीना कहते हैं। एंटीना, एंटीना इनका काम है कि ये डिफरेंट डिफरेंट लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे और उसे क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर करेंगे। दे एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स and transfer to reaction center and transfer to chlorophyll A, transfer to chlorophyll A। तो एंटीना है और एक रिएक्शन सेंटर है। ऐसे कई सारे ग्रुप्स मेम्ब्रेन पार्ट्स में है। एक एक ग्रुप को फोटोसिस्टम कहते हैं। इतना समझ में आया, लिखिए प्लीज। यानी फोटोसिस्टम के अंदर एक सिंगल क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है। अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए, जो मेन मॉलिक्यूल है उसे कहेंगे रिएक्शन सेंटर। एक सिंगल क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल। ऐसे ही ग्रुप्स हैं बेटा, अलग अलग नहीं है सारे, ऐसे ग्रुप्स में है, ग्रुप्स में। और दूसरी तरफ है एंटीना। एंटीना का मतलब जितने भी एसेसरी पिगमेंट्स हैं
ऑल एसेसरी पिगमेंट्स, इसके अंदर सारे क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल्स वो सब आ गए। एंटीना, हर एक फोटो सिस्टम के अंदर एक सिंगल क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है जो मेन रिएक्शन करेगा, हम देखेंगे अभी, और बाकी जितने भी हैं जो डिफरेंट डिफरेंट लाइट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके अल्टीमेटली क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर को देंगे, वो है एंटीना। अब बेटा इन्हें एक नाम और देते हैं, इन्हें ये लाइट पकड़ रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो इन्हें लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स भी कहते हैं। ये जो एंटीना वाले मॉलिक्यूल्स हैं इन्हें लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट LHP भी कहते हैं। स्टूडेंट्स बड़ा ध्यान से सुनिए, ये जो पिगमेंट्स हैं एंटीना वाले, यानी एक रिएक्शन सेंटर के सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को छोड़ दो तो बाकी जितने भी हैं वो सब प्रोटीन्स के साथ जुड़ के रहते हैं। बेटा खुद भी प्रोटीन्स ही हैं, ऐसे प्रोटीन जो सनलाइट को ट्रैप कर रहे हैं, साथ में कुछ और भी प्रोटीन्स होते हैं, ऐसा समझ लो कुछ और भी प्रोटीन्स होते हैं। तो ये जो LHP है ये कुछ प्रोटीन्स के साथ जुड़कर रहता है, तब हम उसे LHC कहते हैं, यानी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स कुछ प्रोटीन्स के साथ जुड़ के रहते हैं और हम उसे कहते हैं LHC। LHP प्लस प्रोटीन इज इक्वल टू LHC। मैं फिर कहती हूं, बड़ा ध्यान से सुनो, वो जो मेम्ब्रेन वाले पार्ट है थाइलाकॉइड ग्राना के या स्ट्रोमल लैमेली के, उनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, बट वो यूनिट्स के फॉर्म में है। उस पूरी यूनिट को फोटोसिस्टम कहते हैं। उसके अंदर 1 क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है रिएक्शन सेंटर, और बाकी जितने भी हैं उन्हें एसेसरी पिगमेंट्स, एंटीना या लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स कहते हैं, और वो प्रोटीन्स के साथ एसोसिएट होकर रहते हैं, तब उसे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ऐसे यूनिट्स के फॉर्म में, डिफरेंट यूनिट्स के फॉर्म में पिगमेंट्स मेम्ब्रेनस पार्ट में। समझ आ गया तो जल्दी से कि यस या हम सब दे दीजिए क्विकली एवरीबॉडी। हो गया? डन एवरीवन? ठीक है। अब ये जो फोटो सिस्टम है बेटा, ये 2 टाइप्स के हैं। अच्छा पहले रिएक्शन का मतलब समझो, बड़ा ध्यान से सुनो, बड़ा ध्यान से सुनो। यहां जब लाइट पड़ी क्लोरोफिल ए पर, या बाकी सब ने लाइट दे दी क्लोरोफिल ए को, तो ये लाइट से ये जो क्लोरोफिल ए है ये प्रोटीन है। प्रोटीन मतलब इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वो सब होगा, यानी हाइड्रोजन होगा, और हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होगा, यानी क्लोरोफिल ए के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा। वो इलेक्ट्रॉन इस सन की एनर्जी को रिसीव करके खुश होता है और घर से भाग जाता है। पैसा मिलने पे लड़का घर से भाग गया। जी हाँ, यहां से बेटा, यहां से क्लोरोफिल ए का इलेक्ट्रॉन भाग जाता है, इलेक्ट्रॉन। क्लोरोफिल ए इसीलिए से रिएक्शन सेंटर कह रहे हैं, इसका इलेक्ट्रॉन रिएक्ट कर रहा है, भाग रहा है। कहां भागेगा, कौन पकड़ेगा, वो सब अभी धीरे 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 पढ़ेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। चल, अब ये पूरा मैंने करा दिया है। एक बार प्लीज अपनी एनसीईआरटी ओपन करिए। एवरीबॉडी प्लीज अपनी एनसीईआरटी ओपन करो। एनसीईआरटी ओपन करिए। अब मुझे बहुत ध्यान से सुनिए, ये वाला डायग्राम निकाल लो, ये डायग्राम निकालो सब लोग। एवरीबॉडी प्लीज ओपन दिस डायग्राम। अब बहुत ध्यान से सुनो। साइंटिस्ट ये पता लगा रहे थे कि कौन सा चीफ पिगमेंट है, मेन पिगमेंट है। आप कहोगे मैम आपने अभी अभी बताया क्लोरोफिल ए, बट हाँ वो कैसे प्रूफ हुआ, बड़ा ध्यान से सुनो।
साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनाया। मतलब कौन सा पिगमेंट विच कलर ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है। हमें पता है 400 से 700 नैनोमीटर तक फोटोसिंथेसिस हो सकता है। 400 पे वॉयलेट है और 700 पे रेड है, विबग्योर। तो डिफरेंट पिगमेंट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है, उसे कहते हैं। अगर हमने इसे ग्राफ बनाया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। प्लीज एनसीईआरटी में देखिए, यहां पर हम एब्जॉर्प्शन देख रहे हैं लाइट का बाय डिफरेंट पिगमेंट्स। अब बड़ा ध्यान से देखो, यहां कहीं पर 400 होगा, ठीक है, इधर से स्टार्ट होगा 400 और यहां पर 700 होगा। यानी इस एरिया में वॉयलेट होगा, फिर इंडिगो होगा, फिर ब्लू होगा, फिर ग्रीन होगा, येलो होगा, ऑरेंज होगा और रेड होगा। साइंटिस्ट ने देखा कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी ब्लू और रेड लाइट की वेवलेंथ को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। प्लीज देखिए सब लोग ध्यान से, ये पहला डायग्राम क्लोरोफिल ए का है। ये देखो, ये ब्लू सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है और रेड सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है। देखो, ये रेड और ब्लू सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है। इसी तरह से क्लोरोफिल बी भी देखिए, ब्लू एंड रेड, यानी क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी ब्लू और रेड लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। बेटा एक बात समझो, ये क्लोरोफिल है, क्लोरो मतलब ग्रीन, ग्रीन दिखते हैं, दे डोंट एब्जॉर्ब ग्रीन लाइट। वो तो ग्रीन को रिफ्लेक्ट करते हैं, जो लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं उस कलर के दिखते हैं। एब्जॉर्ब ब्लू और रेड को करते हैं। जबकि कैरोटीनॉइड्स, यहां देखिए, ये ग्राफ है कैरोटीनॉइड्स का। ये देखो, रेड तो एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा है, ये ग्रीन येलो ये वाली रेंज एब्जॉर्ब करते हैं। तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी ब्लू एंड रेड लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और कैरोटीनॉइड्स ये ग्रीन येलो वाले एरिया की एब्जॉर्ब करते हैं। इस ग्राफ को याद करने का तरीका बताती हूं बेटा, बहुत सिंपल है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड पीक है, ये थर्ड पीक है। फर्स्ट पीक क्लोरोफिल ए, सेकंड पीक क्लोरोफिल बी और थर्ड पीक कैरोटीनॉइड। याद हो जाएगा ट्रिक। देखो, फर्स्ट पीक, सेकंड पीक एंड थर्ड पीक। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहला है क्लोरोफिल ए, दूसरा है क्लोरोफिल बी और तीसरा है कैरोटीनॉइड। इसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यहां पर एब्जॉर्प्शन देखा है क्लोरोफिल ए, बी एंड कैरोटीनॉइड का। सो दिस इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सबने मार्क कर लिया तो मुझे एक यस या थम्स अप दे दो। ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है क्लोरोफिल ए, बी एंड कैरोटीनॉइड्स का। स्टूडेंट्स, मुझे आपको मेन याद कराना था इस ग्राफ को। ये ग्राफ रटना नहीं है। जो पहली पीक दिख रही है ए, दूसरी पीक बी, तीसरी पीक कैरोटीनॉइड, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। याद हो गया? चल, अब साइंटिस्ट ये देखना चाहते थे कि ए और बी में से भी, ये तो पता था हमें, ऑलरेडी एंजलमैन ने बताया था कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, मैक्सिमम ऑक्सीजन रिलीज, मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया ब्लू और रेड में होता है। बट क्लोरोफिल ए है या बी है? तो उन्होंने एक्शन स्पेक्ट्रम बनाया, यानी एक ऐसा ग्राफ बनाया जहां वो ये देखें कि क्लोरोफिल जो फोटोसिंथेसिस है वो किस लाइट में मैक्सिमम होता है। डिफरेंट लाइट दी और देखा कि कितना फोटोसिंथेसिस हो रहा है। अब बेटा कितना फोटोसिंथेसिस हो रहा है ये हम कैसे पता करें? या तो आप बोलो मैम कितना खाना बन रहा है, हाउ मच फूड इज सिंथेसाइज्ड, या आप बोलो कितना ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। तो जितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगा। यानी उन्होंने रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को, कितना ऑक्सीजन रिलीज हुआ है उसके थ्रू देखा। देख सकते हैं या नहीं? यस या नो बताओ। अगर मुझे देखना है हाउ मच फोटोसिंथेसिस इज डन,
या तो हाउ मच फूड इज सिंथेसाइज्ड या हाउ मच ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। तो जब उन्होंने ऑक्सीजन रिलीज देखी तो उन्होंने देखा कि ये भी ब्लू और रेड के एरिया में मैक्सिमम है, ब्लू और रेड के एरिया में मैक्सिमम ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। इसे एक्शन स्पेक्ट्रम कहेंगे, एक्शन स्पेक्ट्रम। तो सेकेंड डायग्राम जो है ये है एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहां हो रहा है, किस लाइट वेवलेंथ से कितना फोटोसिंथेसिस हो रहा है, एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। और यहां पर हम देखेंगे क्या बोलना चाहिए, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन से, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन से। ठीक है, अब साइंटिस्ट ने क्या देखा कि जिस ब्लू और रेड में भी जिस वेवलेंथ पर मैक्सिमम ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ये वो वेवलेंथ है जो क्लोरोफिल ए ने एब्जॉर्ब की थी, जो क्लोरोफिल ए ने एब्जॉर्ब की थी। क्लोरोफिल ए ने जो एब्जॉर्ब की थी, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, ये क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, और ये फोटोसिंथेसिस का एक्शन स्पेक्ट्रम है। तो मैक्सिमम एक्शन यानी मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस उसी वेवलेंथ पर हुआ है जिसे क्लोरोफिल ए ने एब्जॉर्ब किया था। क्लोरोफिल बी ने भी ब्लू और रेड एब्जॉर्ब की थी, पर थोड़ी डिफरेंट वेवलेंथ थी, उस पर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है। तो अगर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल ए वाली एब्जॉर्ब लाइट से हो रहा है, यानी क्लोरोफिल ए मेन कंट्रीब्यूटर है फोटोसिंथेसिस में, ये चीफ पिगमेंट है। सो एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस सुपर इम्पोज्ड ऑन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम सुपर इम्पोज्ड हो रहे हैं, और ये शो करता है कि जो चीफ पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए है, मेन पिगमेंट। ठीक है, एनसीईआरटी में ही मार्क कर सकते हो आप, आपको समझ आ गया। अगर इस ग्राफ पर क्वेश्चन आ गया तो कर लोगे, तो जरा थम्स अप भेजो, जरा थम्स अप भेजो अगर ग्राफ पर आया हुआ क्वेश्चन आप कर पाएंगे। जल्दी से एक यस या थम्स अप भेज दीजिए अगर समझ आ गया है। ग्राफ आना चाहिए, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है। अब मैं आपको एक जबरदस्त चीज पढ़ा रही हूं जो आउट ऑफ एनसीईआरटी है, बट जिस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है। सुनिए, ये सब हो गया, ठीक है, चल देखिए, नाउ दिस इज आउट ऑफ एनसीईआरटी, पर ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है वो भी अभी बताऊंगी। देखो, साइंटिस्ट को ये पता चल गया कि 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में फोटोसिंथेसिस होता है, ब्लू और रेड लाइट में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने 3 सिचुएशंस करी बेटा, 3 सिचुएशंस क्या करी उन्होंने। फर्स्ट सिचुएशन में 680 नैनोमीटर से ज्यादा की लाइट दी, ज्यादा 680 से ज्यादा, 680 से ज्यादा 700 तक, अप टू 700 नेचुरली, उसके बाद तो होता ही नहीं है फोटोसिंथेसिस, अप टू 7 नैनो। दूसरी तरफ उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे जहां 680 से कम लाइट दी, जो वेवलेंथ दी, जो लाइट दी है बेटा, उसकी वेवलेंथ 680 नैनोमीटर से कम है। और तीसरे एक्सपेरिमेंट में एक पेड़ को 680 से ज्यादा भी लाइट दी, मतलब 690, 700, 695, और 680 से कम भी दी, 670, 675।
यानी ऊपर और नीचे वाली सिचुएशन को ऐड कर दिया, लाइट गिवन। अब साइंटिस्ट ने क्या देखा, सुनो ध्यान से। उन्होंने देखा कि जब 680 से कम की लाइट दी है, 680 से कम की, तो अच्छा फोटोसिंथेसिस हुआ है, काफी सारा खाना बना है, काफी सारी ऑक्सीजन रिलीज हुई है, इंक्रीज्ड, अच्छी रेट है। और जब दोनों मिलाकर दी हैं तो 10-20 टाइम्स मोर रेट है। लेकिन अगर 680 से ज्यादा वाली दी है तो अचानक से बेटा फोटोसिंथेसिस कम हो गया। बहुत ध्यान से सुनो मुझे मेरे प्यारे नादान परिंदों, अगर 680 नैनोमीटर वेवलेंथ से ज्यादा लाइट दी है तो ज्यादा फोटोसिंथेसिस नहीं होता, ज्यादा खाना नहीं बनता, ड्रॉप हो गया। अगर 680 से कम दी है तो अच्छा फोटोसिंथेसिस हो रहा है, और अगर दोनों तरह की लाइट दी है तो बहुत ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है। यहां एक ही वेवलेंथ दे रहे हैं, मोर देन 680 से मोनोक्रोमैटिक लाइट कहेंगे, ये भी मोनोक्रोमैटिक है बेटा। मोनोक्रोमैटिक मतलब कोई एक ही वेवलेंथ दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल 670 दे दी, यहां पर फॉर एग्जाम्पल 690 दे दी, पर यहां दो तरह की लाइट दे रहे हो, 680 से कम वाली लाइट भी दे रहे हो पेड़ को और 680 से ज्यादा वाली भी। 680 से ज्यादा मतलब 690, 700, जरा लिख के बताओ चैट बॉक्स में ये कौन सा कलर की लाइट होगी। हमने पढ़ा है 400 से 700 तक फोटोसिंथेसिस होता है, 400 पे वॉयलेट है, फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, तो आखिरी वाली लाइट कौन सी होगी जरा बताओ। ये जो 700 के आसपास वाली लाइट है, 680, 690, 700, ये कौन सी लाइट होगी जरा लिखकर बताइए चैट बॉक्स में। रेड लाइट होगी। यानी जब केवल रेड लाइट देते हैं तो अचानक से फोटोसिंथेसिस का रेट ड्रॉप हो जाता है, इसे रेड ड्रॉप बोलते हैं। इस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है। रेड ड्रॉप का मतलब है जब 680 से ज्यादा की लाइट दोगे अकेले तो फोटोसिंथेसिस का रेट डिक्रीज होता है, ड्रॉप होता है, और इसे कहते हैं इमर्सन इफेक्ट। इस पर भी क्वेश्चन आया है कि अगर आपने 680 से ज्यादा और 680 से कम दोनों मिक्स करके दे दी तो फोटोसिंथेसिस बहुत बढ़ जाता है, इसे बोलते हैं इमर्सन इफेक्ट। इन दोनों पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए। अब साइंटिस्ट का दिमाग घूम गया, बोला यार जब अपन ये दोनों दे रहे हैं तो खतरनाक फोटोसिंथेसिस हो रहा है, जब ये दे रहे हैं तो भी अच्छा खासा हो रहा है अकेले, पर जब इसे दे रहे हैं अकेले तो फोटोसिंथेसिस ड्रॉप हो रहा है। भाई इसके साथ जब ये मिल रहा है तब तो फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छा करवा रहा है, और अकेले ड्रॉप हो रहा है, ये क्या चक्कर है, ये क्या पंगा है। तो उन्हें समझ में आया कि जरूर वो जो यूनिट्स हैं जो लाइट एब्जॉर्ब कर रही हैं वो 2 टाइप्स की होंगी। एक 680 से कम की लाइट एब्जॉर्ब करती होगी और एक 680 से ज्यादा की भी करती होगी। यानी वहां से उनके दिमाग में आया कि ये जो फोटो सिस्टम्स हैं ये 2 तरह के होंगे, तभी तो ऐसा हो रहा है। जी हां, इस पर क्वेश्चन आता है प्यारेओ। यानी ये जो फोटो सिस्टम्स हैं बेटा ये 2 टाइप के होंगे। सो पिगमेंट्स आर अरेंज्ड इन ये जितने भी पिगमेंट्स हैं दे आर अरेंज्ड इन 2 टाइप के फोटो सिस्टम्स होंगे। अभी सब समझ आएगा धीरे धीरे धीरे। 2 डिस्क्रीट फोटोकेमिकल यूनिट्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, ये प्ले स्टेशन नहीं है बेटा, मैं यहां लिख देती हूं। फोटो सिस्टम को हम शॉर्ट में PS लिख देते हैं, फोटो सिस्टम। तो 2 तरह के फोटो सिस्टम हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2।
इसका क्या मतलब है धीरे धीरे सब समझाऊंगी। यहां से उनके दिमाग में घंटी बजी थी कि अगर 680 से कम की लाइट दे रहे हैं अच्छा फोटोसिंथेसिस हो रहा है, 680 से कम और ज्यादा दोनों लाइट दे रहे हैं बहुत अच्छा फोटोसिंथेसिस हो रहा है, बट मोर देन 680 अगर दे रहे हैं केवल तो ड्रॉप हो रहा है, रेड ड्रॉप। इसका मतलब दो तरीके के यूनिट्स हैं, दो तरीके की यूनिट्स हैं, टू डिस्क्रीट यूनिट्स हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। अब ये 1 और 2 जो नाम दिया गया है, नेम्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्कवरी। स्टूडेंट्स बड़ा ध्यान से समझिएगा, पहले डिस्कवरी फोटो सिस्टम 1 वाले की हुई थी तो उसे 1 नाम दिया, 2 की बाद में डिस्कवरी हुई थी तो उसे 2 नाम दिया। सो नेम दिया गया है डिस्कवरी के ऑर्डर में, जो पहले खोजा गया वो 1, जो बाद में खोजा गया वो 2, एंड नॉट इन सीक्वेंस ऑफ फंक्शनिंग ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। ऐसा नहीं है कि फोटो सिस्टम पहले काम करेगा उसके बाद फंक्शन आएगा फोटो सिस्टम 2 का, नॉट इन द सीक्वेंस ऑफ फंक्शनिंग। स्टूडेंट्स मैं आपको धीरे धीरे पढ़ाऊंगी कि एक्चुअली फोटो सिस्टम 2 पहले काम करता है, उसके बाद फोटो सिस्टम 1 का रोल आता है, मैं सिखाऊंगी। पर नेमिंग क्यों की गई है, क्योंकि फर्स्ट डिस्कवरी 1 की हुई थी, उसके बाद 2 की हुई थी। ठीक है, नाउ ये जो फोटो सिस्टम 2 है, दिस इज डिस्कवर्ड लेटर, फंक्शंस अर्लियर देन फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 1 के कंपैरिजन में इसकी डिस्कवरी बाद में हुई है, पर काम पहले करता है। ये मैं सिखाऊंगी, ये अभी नहीं समझ आएगा। सिद्धार्थ कह रहा है आज क्लियर हुआ फोटो सिस्टम क्या होता है। चलो, तो फोटो सिस्टम पिगमेंट्स की यूनिट्स हैं। ये 2 टाइप के फोटो सिस्टम्स होंगे, 1 एंड 2। डिस्कवरी के ऑर्डर में इनका नाम दिया गया है, जो फर्स्ट डिस्कवर्ड है वो 1, जो लेटर डिस्कवर हुआ वो 2। पर काम करने के टाइम पर पहले 2 का काम आएगा, फिर 1 का हम धीरे धीरे देखेंगे। मजे आ गए तो जल्दी से यस या थम्स अप दे दीजिए। बहुत मजेदार चैप्टर है स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो बहुत जबरदस्त है, बहुत प्यारा है, बहुत मजेदार है। अब आइए हेडिंग डालिए, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 हम इतने मजेदार तरीके से पढ़ेंगे, मैं आपको वादा कर रही हूं आप लाइफ लॉन्ग कभी नहीं भूलोगे। फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। बेटा न्यू पेज ले लो, एक पूरा टेबल बनाएंगे अपन, एक स्टोरी से याद करेंगे। एक न्यू पेज ले लीजिए सब। चल ठीक है, अब 1 को ऐसा मानो इसकी फर्स्ट रैंक आई है और 2 को मानो इसकी सेकंड रैंक आई है। 1 टॉपर है और 2 सेकंड रैंक वाला है, तो ज्यादा नंबर किसके आएंगे बोलो, 1 के या 2 के? ज्यादा नंबर किसका आएगा बोलो जरा, बोलो जरा, ज्यादा मार्क्स किसके आएंगे बेटा? बड़ा ध्यान से सुनिए, ज्यादा नंबर इसके आएंगे, यानी ये 700 नैनोमीटर तक की लाइट एब्जॉर्ब कर सकते हैं। फिर से सुनो, फिर से सुनो, फिर से सुनो, 700 की नहीं करेंगे, अप टू 700, मतलब ये 640, 650, 680, 690, 700 तक की लाइट एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो इसका रिएक्शन सेंटर ऐसा लिखते हैं, मैक्सिमम अप टू 700 नैनोमीटर कैन बी एब्जॉर्ब्ड। ये फर्स्ट रैंक आ रही है, ये 700 नैनोमीटर तक की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जो इसका रिएक्शन सेंटर है। बट जो फोटो सिस्टम 2 वाला यूनिट है, उस पर जब लाइट पड़ेगी वो 680 तक की लाइट एब्जॉर्ब कर पाएंगे। बेटा 680 से हायर वाली जो वेवलेंथ की लाइट है वो एब्जॉर्ब नहीं होगी। इनके 20 नंबर कम आ रहे हैं, इसे लिखते हैं P680, यानी मैक्सिमम अप टू 680 नैनोमीटर लाइट कैन बी एब्जॉर्ब्ड। इतना समझ में आया?
अब तो इसके फर्स्ट रैंक 700 मार्क्स, सेकंड रैंक 680 मार्क्स, फर्स्ट रैंक 700 मार्क्स, सेकंड रैंक 680 मार्क्स, तो ये 640, 650, 680 तक कर सकता है, पर ये 640, 650, 680, 690, 700 तक कर सकता है। अब ये यूनिट्स कहां मिलेंगी? अकरेंस। देखो बेटा, ये टॉपर है, टॉपर को कहीं भी किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, किसी भी कॉलेज में है तो पिगमेंट की यूनिट्स यानी मेम्ब्रेन पार्ट में होंगी, बट ये हर जगह मिलेगी, हर जगह। हर जगह मतलब स्ट्रोमल लैमेली की मेम्ब्रेन में मिलेगी, हाँ बिल्कुल मिलेगी भाई, स्ट्रोमल लैमेली की मेम्ब्रेन में मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। ग्राना की मेम्ब्रेन में मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। ये टॉपर है, टॉपर को हर जगह एडमिशन है। ग्राना थाइलाकॉइड से मिलकर बना है हर जगह, पर ये सेकंड आया है, इसको सब जगह एडमिशन नहीं मिलेगा, इसको एक ही जगह एडमिशन मिलेगा। इसको बोला भैया एक जगह चूज कर लो, तुमको कहां एडमिशन चाहिए? इसने कहा मैं तो ग्राना में लूंगा, तो ये एब्सेंट है। जी हां, जो स्ट्रोमल लैमेली की मेम्ब्रेन है बेटा, उसमें फोटो सिस्टम 2 वाली यूनिट्स नहीं मिलेंगी, ये केवल ग्राना की मेम्ब्रेन में मिलेगा। तो ग्राना की जो मेम्ब्रेन है उसमें फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2 दोनों हैं, पर स्ट्रोमल लैमेली में केवल फोटो सिस्टम 1 है, केवल। अच्छा, अब बड़ा ध्यान से सुनो, बड़ा ध्यान से। ये सपोज मैंने ग्राना बनाया, ये एक थाइलाकॉइड है, एक और थाइलाकॉइड है, ऐसे बहुत सारे थाइलाकॉइड है। बेटा बड़ा ध्यान से सुनो, ये एक एरिया है, ये सारा, और एक ये एरिया है, ये चारों तरफ है, इसके चारों तरफ स्ट्रोमा है बेटा, इसके चारों तरफ स्ट्रोमा है, इसे बोलते हैं एक्सपोज्ड पार्ट है, ये एक्सपोज्ड पार्ट है, या कहें इसे किसी ने सप्रेस नहीं किया है, यानी नॉन एप्रेस्ड पार्ट है। बड़ा ध्यान से पढ़ते जाओ, मेम्ब्रेन ही है, मेम्ब्रेन है, इसी में फोटो सिस्टम्स हैं, पर ये जो पूरा चारों तरफ है, पूरा ये एक्सपोज्ड है, इसके चारों तरफ फिर स्ट्रोमा है या नॉन एप्रेस्ड है। बट ये जो है बेटा, ये भी तो मेम्ब्रेन्स हैं, ये भी तो मेम्ब्रेन्स हैं, बट ये आपस में सप्रेस्ड हैं, अप्रेस्ड हैं, इनके चारों तरफ स्ट्रोमा नहीं है, ये एक्सपोज्ड नहीं है, ये नॉन एक्सपोज्ड या एप्रेस्ड पार्ट है। क्या इतना समझ में आया? अब बड़ा ध्यान से सुनना, फोटो सिस्टम 1 ये टॉपर है, टॉपर को बोलेंगे जाओ देश दुनिया देखो, तुम्हें कोई दबाएगा नहीं। तो ग्राना के जो एक्सपोज्ड यानी नॉन एप्रेस्ड पार्ट है, उसमें अपने को फोटो सिस्टम 1 मिलते हैं। जी हाँ, यहां फोटो सिस्टम 1 मिलेंगे, इन जगहों पे फोटो सिस्टम 1 मिलेंगे, 1। लेकिन ये सेकंड आया है, इसे दबाया जाएगा, ये यहां मिलते हैं, इधर मिलते हैं, इधर मिलते हैं, तो यहां पर फोटो सिस्टम 2 मिलता है। कहां पे? एप्रेस्ड पार्ट में, एप्रेस्ड पार्ट में। बेटा फिर से सुनो, फिर से सुनो, फिर से सुनो, ट्रिक से याद करेंगे, छोटी स्टोरी से याद करेंगे। फोटो सिस्टम 1 मतलब ये टॉपर है, टॉपर मतलब इसके 700 मार्क्स आए, मैक्सिमम 700 नैनोमीटर एब्जॉर्ब करेगा। फोटो सिस्टम 2 सेकंड आया है, 20 मार्क्स कम आए हैं, ये 680 तक की लाइट एब्जॉर्ब करेगा। फोटो सिस्टम 1 टॉपर है, हर जगह मिलेगा, स्ट्रोमल लैमेली हो, ग्राना हो, सबकी मेम्ब्रेन में मिलेगा। फोटो सिस्टम 2 को बोला तुम एक ही जगह रह सकते हो, इसने ग्राना को चूज किया नेचुरली। फोटो सिस्टम 1 को बोला तुम टॉपर हो, जाओ देश दुनिया देखो, एक्सपोज्ड नॉन एप्रेस्ड पार्ट में मिलेगा। फोटो सिस्टम 2 पे दबाव है, वो एप्रेस्ड पार्ट में मिलेगा। मजे आ रहे हैं? चलिए अब बारी आई NADPH2 बनाने की, NADPH2 फॉर्मेशन की। NADPH2 फॉर्मेशन मतलब NADP में हाइड्रोजन ऐड करवाने की, जो पानी से निकलेगा। भाई ये टॉपर है,
फोटो सिस्टम 1 टॉपर है, इसे बोला जाओ तुम बनाओ NADPH2, बिंदास। तुम नहीं बना सकते भैया, तुम्हारे 20 नंबर का माँ है, तुम नहीं बना सकते, तुम नहीं बना सकते। ये लड़ने लग गया, इसे बहुत गुस्सा आया फोटो सिस्टम 2 को। इसने कहा यार 20 मार्क्स ही तो ज्यादा, ये क्या बात होती है, तुमने मेरे को 20 नंबर कमाए, मुझे स्ट्रोमल लैमिली में भी नहीं मिलने दे रहे हो, मुझे देश दुनिया नहीं घूमने दे रहे हो, मुझे NADPH2 नहीं बनाने दे रहे हो। इसको शांत करा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ATP तुम दोनों बना लेना। ATP फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं बेटा? फॉस्फोराइलेशन। याद है, फॉस्फेट ऐड करते हैं तो फॉस्फोराइलेशन। बोला चलो तुम दोनों बना लो, दोनों बना लो। जैसे ही ये बोला, ये टॉपर लड़ने लग गया। बोला भाई साहब 20 नंबर को क्या समझ रहे हो, 20 नंबर ज्यादा लाया हूं मैं, ऐसे कैसे? तुम भी बना लो, तुम भी बना लो, मैं बनाऊंगा। 2 ने बोला मैं बनाऊंगा। बीच बचाव किया, बोला एक काम करो भाई, तुम एक तरीके से बनाना, तुम 2 तरीके से बनाना, तुम टॉपर हो ना, तुम 2 तरीके से बनाना। तो ये 2 तरीके से बनाएगा, सब सीखेंगे, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, दोनों तरीके से मैं सब सिखाऊंगी बेटा धीरे धीरे। इसको बोला तुम एक ही तरीके से बना सकते हो, तो इसने नॉन साइक्लिक चूज कर लिया। नॉन साइक्लिक, नॉन साइक्लिक। यहां तक जिसको समझ में आ गया, मजे आ गए, आनंद आ गया, जरा एक थम्स अप दे दो। अब क्या हुआ? तो NADPH2 1 को बोला, 2 को गुस्सा आया, ATP दोनों को बोला। 1 को गुस्सा आया, बोला चलो तुम 2 तरीके से बनाओ, साइक्लिक नॉन साइक्लिक, और तुम एक ही तरीके से बनाओ। अब क्या हुआ? अब बारी आई पानी तोड़ने की, वाटर स्प्लिटिंग। वाटर स्प्लिटिंग। अब बड़ा ध्यान से सुनना भाई, बड़ा ध्यान से सुनना। 2 को इतना गुस्सा आया, उसने कहा यार 20 मार्क्स में कम लेकर आया हूं, तुमने मेरी 12 बजा दी, मुझे एक्सपोज नहीं होने दिया, मुझे स्ट्रोमल लैमिली में नहीं मिलने दिया, मुझे केवल 680 तक की लाइट एब्जॉर्ब करने को मिली। NADPH2 में बना नहीं सकता, ATP भी एक ही तरीके से बना सकता हूं। उसने पानी का जग लिया और फोड़ दिया। जी हाँ स्टूडेंट्स, पानी फोड़ने का काम 2 करेगा, जो गुस्से में है वो पानी फोड़ेगा, और जब पानी फूटेगा तो ऑक्सीजन रिलीज होगी, तो जो पानी फोड़ेगा वही ऑक्सीजन भी रिलीज करवाएगा। यानी बेटा ऑक्सीजन रिलीज में, पानी तोड़ने में फोटो सिस्टम 2 का काम होता है। 2 का। पानी कौन तोड़ेगा? जो गुस्से में है। गुस्से में कौन है? जो सेकंड आया है वो है गुस्से में। हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कि जब पानी टूटता है तो मैंगनीज और क्लोराइड आयन की भी जरूरत पड़ती है, वो सब भी फोटो सिस्टम 2 के पास होगा। देखो याद कराऊं, 2H2O स्प्लिट, देखो ना, 2 आ गए, मजे आ गए। चलो अब एक पॉइंट और इसमें बनता है, बड़ा ध्यान से समझना। वो जो क्लोरोफिल ए है उसमें से इलेक्ट्रॉन उचका था रिएक्शन सेंटर से। भाई इलेक्ट्रॉन उचकेगा, लड़का घर से भागेगा तो कोई उसे पकड़ेगा, उसे कहते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। कौन है जो उस इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले एक्सेप्ट करेगा? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। देखो ये फर्स्ट आया है, ये फर्स्ट आया है बेटा, फर्स्ट एफ से, फर्स्ट एफ से आयरन सल्फर प्रोटीन। मैं बताऊंगी बेटा, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। एक आयरन सल्फर प्रोटीन होता है, वही जो कॉम्प्लेक्स 1 में भी था, कॉम्प्लेक्स 2 में भी था। फालतू मन फंसा FMN-FES, पैड फंसा FAD-FES, ये वही आयरन सल्फर प्रोटीन है जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। और यहां है पियोफाइटिन। ये सब बेटा केमिकल्स हैं, इसे शॉर्ट में ऐसा लिख देते हैं पियोफाइटिन। तो कितना इजी है, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, कितना इजी है। फर्स्ट
आयरन सल्फर, फर्स्ट आयरन सल्फर, फर्स्ट आयरन सल्फर, दूसरा फियोफाइट है। पानी कौन तोड़ेगा, ऑक्सीजन कौन रिलीज करेगा? जिसको गुस्सा आया है, कौन गुस्सा आया है? जो सेकंड आया है, पानी में भी H2O, तो 2 वाला जिम्मेदार है। यहां तक क्लियर हुआ? यानी इन मेम्ब्रेनस पार्ट्स में फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2 है। 1 वाला एक्चुअली, बड़ा ध्यान से समझो, अब आपको कहानी समझ आएगी। एक्चुअली सुनो, जब आप 680 से कम की लाइट देते हो, बड़ा ध्यान से सुनना अब बेटा, 680 से कम की लाइट दे रहे हो, जरा चैट बॉक्स में लिख के भेजो, फोटोसिस्टम 1 एक्टिव होगा, 2 एक्टिव होगा, या बोथ एक्टिव होंगे? सोचो, लिखकर भेजो, लिखकर भेजो, लिखकर भेजो। देखो 1 वाला 700 तक, अप टू 700 एब्जॉर्ब कर सकता है। मान लो मैंने 670 दी, वो भी तो एब्जॉर्ब कर लेगा। और 2 वाला 680 तक की दे करता है, तो अगर मैंने 670 दिए तो वो भी एब्जॉर्ब कर लेगा। यानी एक्चुअली बेटा यहां पे फोटोसिस्टम 1 एंड 2 दोनों एक्टिव होंगे, दोनों। यहां पे तो नेचुरली दोनों एक्टिव होंगे, नेचुरली 1 एंड 2 बोथ एक्टिव। लेकिन जब आप 680 से मोर लाइट दोगे, 2 वाला इनएक्टिव हो जाएगा, वो ओनली 680 तक, अप टू 680 एब्जॉर्ब कर सकता है। आपने 690 दी, 2 वाला वर्क ही नहीं करेगा, यहां पे ओनली फोटोसिस्टम 1 एक्टिव होगा, और इसीलिए एकदम से खाना कम बनेगा। हम आगे सीखेंगे, आगे पढ़ेंगे, ठीक है बेटा? ये मैंने लॉजिक बता दिया है। चलो आ जाओ, थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे। तो ये सारा मैंने बता दिया, ये सारा मैंने पढ़ा दिया है, एवरीथिंग, एक एक वर्ड, एक एक डायग्राम। चलिए आइए मेरे नादान परिंदों, वही ट्रिक लगाना जो मैंने बताई है, ट्रिक लगा के कोशिश करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की। कलर्स पूछे गए हैं, ट्रिक लगाइए। मजे आ गए क्लास में? ये एक ऐसा टॉपिक है जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता, आप इसे रटने बैठोगे आप रट नहीं सकते हो। तो हमारी ट्रिक थी विबग्योर। तो ए है ब्राइट ग्रीन या ब्लू ग्रीन, बी है ग्रीन येलो, कैरोटिनॉइड्स हैं येलो ऑरेंज, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ए है ब्लू ग्रीन, बी है ग्रीन येलो या येलो ग्रीन, बेटा वो एक ही बात है। ज़ैंथोफिल येलो हो जाएगा और ये येलो से येलो ऑरेंज हो जाएगा। 59% देवेश विकास वैदिक, क्वेश्चन किलर, वेरी गुड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली, बहुत इजी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। एनसीईआरटी अच्छे से रीड करना, आज घर जाके पहले नोट्स पढ़ना, फिर एनसीईआरटी अच्छे से रीड करना। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ब्लू एंड रेड में होता है, वो भी कौन सा वाला ब्लू और रेड? जो क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब करता है वहां मैक्सिमम होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 87% देवेश विकास संजना, क्वेश्चन किलर, वेरी गुड। चलो करो ट्राई, करिए ट्राई एवरीबॉडी। एसेसरी पिगमेंट से ज्यादा वेवलेंथ एब्जॉर्ब होंगी, ट्रांसफर करेंगे क्लोरोफिल ए को और उसको प्रोटेक्ट करेंगे फोटो ऑक्सीडेशन से। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर्स। 65% वैदिक, आदर्श, देवेश विकास, अरुणिमा, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जरूर एनसीईआरटी रीड करना क्लास पढ़ने के बाद, और लास्ट क्लास रिवाइज जरूर करना बेटा। अर्ली एक्सपेरिमेंट्स 2-3 दिन तक रिवाइज करना, तब जाकर साइंटिस्ट पक्के होंगे। यूनिवर्सल है क्लोरोफिल ए, अरे ये हमसे क्या पूछ लिया, ये तो हमें नींद में उठा के पूछो, आधी रात को पूछो, हम तो भी आंसरिंग करेक्ट करेंगे। 97% शेरल, बिस्वा, वैदिक, विनीत, देवेश विकास, वेरी गुड। होमवर्क अभी मैं लिख दूंगी बेटा, होमवर्क जो है अपना वो क्वेश्चंस करने हैं टुडेज टॉपिक, और प्लीज रिवाइज करना है कल का लेक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। कल का लेक्चर रिवाइज करना है, जो उसमें भूलोगे उसे पक्का दोबारा जोर जोर से बोल के लर्न करना है। आज का लेक्चर लर्न करके ढंग से एनसीईआरटी रीड करनी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट।
कल इस क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। मुझे जरूर ऐप पर अपने डाउट्स भी भेज देना और क्लास कैसी लगी, फोटो सिस्टम पढ़ने में मजे आए जरूर बताना। कल मिलते हैं। बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।